Hello everyone, this is Neha and you are watching my YouTube channel NG Legal Education। और आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हॉस्पिटल या डॉक्टर? हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे घर में हम बीमार होते हैं या घर में कोई बीमार होता है तो हम यूजुअली हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर वहाँ पे कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है या डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है? और इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लीगल टॉपिक है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी एक वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको शेयर कर सकूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी। तो क्या होता है वाइकेरियस लायबिलिटी? वाइकेरियस लायबिलिटी आता है लॉ ऑफ टॉर्ट में, जिसको हम कहते हैं रिस्पोंडिएट सुपीरियर। इसका मतलब ये होता है कि एक बंदे के रॉन्गफुल एक्ट के लिए किसी और को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, स्पेशली जब वो दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं। रिलेशनशिप आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट का भी हो सकता है, मास्टर सर्वेंट का भी हो सकता है। तो एक बंदे ने रॉन्गफुल एक्ट किया, दूसरे बंदे रिस्पॉन्सिबल हुआ, है ना, क्योंकि वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में था। बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी तीसरे को कोई हार्म कॉज हुआ है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपने एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की बस की और आपने वो बस लेके कहीं पर आप गए, मान लीजिए मनाली गए घूमने के लिए। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप किसको लायबल ठहराएंगे? क्या आप ड्राइवर को मारेंगे पीटेंगे और ड्राइवर आपको पैसे दे देगा और उससे आपकी भरपाई हो जाएगी? नहीं, आप क्या करेंगे? आप टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी को आपसे आप मुआवजा मांगेंगे। क्यों मांगेंगे आप मुआवजा? टूर्स एंड ट्रैवल बंदे तो नहीं चला रहा था, चला तो उनका ड्राइवर रहा था, लेकिन आपने उस टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के भरोसे उस जो गाड़ी है उसको बुक किया था। तो इसलिए जो टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है। कल को कुछ भी होता है, आपको नहीं पता था कौन ड्राइवर है, उस ड्राइवर को आपने हायर नहीं किया था, उस ड्राइवर को हायर किया था टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के लिए। इसलिए वाइकेरियसली कौन लायबल है? टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी। तो ये है वाइकेरियस लायबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं हम ये मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में, और ये हम समझेंगे एक केस के थ्रू। ये केस है जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसकी जजमेंट भी आ चुकी है। तो ये केस है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वर्सेस मास्टर ऋषभ शर्मा का। इस केस में क्या होता है कि एक प्री मेच्योर बेबी पैदा होता है जिनका नाम है मास्टर ऋषभ शर्मा, जो 32 वीक्स के अंदर पैदा हो जाते हैं और उनका वज़न जो होता है 1.5 kg से लेस होता है। कहाँ पैदा होते हैं ये? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। तो इनको इनिशियली ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 27 डेज तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। पूरे इस 27 डेज़ के अंदर इनका आरओपी के से रिलेटेड कुछ भी ना तो टेस्ट किया जाता है, ना ही बच्चे के लिए एडवाइस किया जाता है। जब भी फॉलोअप सेशंस होते हैं, इनकी मदर जो हैं वो सिंगल मदर हैं, उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती। आपको बता दें कि आरओपी होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, यानी कि जो बच्चे प्री मेच्योर स्टेज पे पैदा होते हैं उनकी रेटिना में कुछ प्रॉब्लम होती है, और अगर वो चीज़ डायग्नोस नहीं हो तो वो एडवांस स्टेज में पहुँचकर बहुत ज़्यादा हार्म कॉज कर सकती है। बाद में यही बच्चे को का डायग्नोसिस होता है, पता चलता है कि इनको आरओपी है। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनकी मदर बार बार अजीब अजीब बच्चे के विजुअल रिस्पॉन्सेस को देखने के बाद फाइनली एक श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में दिखाती है और पता चलता है कि बच्चे का जो आरओपी है वो प्रोग्रेस होकर स्टेज 5 तक पहुँच चुका है। अब इसको और समझेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। सारे डॉक्टर, मेडिकल लिटरेचर में लिखा हुआ है, जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको इस बात का अच्छे से पता है कि अगर कोई भी बच्चा 1.5 किलो से कम पैदा होता है या जो 32 वीक से पहले पैदा होता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि आप आरओपी का स्क्रीनिंग करें, और आप इसको स्क्रीन करें 4 हफ्ते के अंदर अंदर करें। कुछ केसेस में तो खैर 2 से 3 हफ्ते में करना पड़ता है, बट 4 हफ्ते के अंदर अंदर उसके बर्थ में डायग्नोस किया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्ली उसका डायग्नोसिस कर लिया जाए तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर वो प्रिवेंट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पे 5 जो होता है वो टर्मिनल स्टेज होता है। स्टेज 3 तक में भी लेज़र ट्रीटमेंट से या फिर क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट से
जितने भी एबनॉर्मल वेसल्स हैं उनको हटाया जा सकता है। स्टेज 4 में भी फिर भी आपका जो रेटिना होता है वो आपका सेंट्रल विजन मेंटेन करके रखता है, तो फिर भी ठीक रहता है। लेकिन अगर स्टेज 5 है तो उसमें क्या होता है, आपका रेटिना पूरा डिटैच हो जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बात सारे मेडिकल हॉस्पिटल और सारे डॉक्टर्स को पता है। इस केस में क्या हुआ, जो कंप्लेनेंट हैं यानी कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि यहाँ पर इनकी मदर जिनका नाम था पूजा शर्मा, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी हॉस्पिटल से कि आप जो भी इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ऋषभ शर्मा के, इनके बेबी के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं आप दीजिए। कंटिन्यूस रिपीटेड रिक्वेस्ट हुई, लेकिन हॉस्पिटल ने ये नहीं शेयर करी। ये एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागती रहीं क्योंकि उनको लगा उनके बेटे को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। इनका बेटा जो अप्रैल 2005 में पैदा हुआ था, है ना, नवंबर 2005 तक उसकी आंखों की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको दिखने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं दिए गए। यहाँ पर समझने की बात ये है, जो लॉ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1950 सेक्शन 20A, जिसको अगर हम सेक्शन 33M के साथ पढ़ें तो उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस बनाए हैं। उसमें से एक रेगुलेशन है रेगुलेशन 1.3.2, जिसके तहत अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स की तो डॉक्टर को ये रिकॉर्ड्स आपको देने पड़ेंगे। साथ में यह भी कहा गया है कि हर जितने फिजिशियन हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, वो अपने सारे पेशेंट्स के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो अपने पास 3 साल तक एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है उसमें मेंटेन करना, उनको रखना ही रखना है 3 साल तक वो रिकॉर्ड। दूसरा उन्होंने कहा है इसी के रेगुलेशन 7 में कि अगर कोई भी डॉक्टर रिफ्यूज़ करता है कि वो मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दे रहा है विदिन 72 आवर्स ऑफ द रिक्वेस्ट मेड, तो वो रेगुलेशन 8 के तहत उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। और उस पनिशमेंट में क्या है, उसका रजिस्टर से नाम रिमूव हो सकता है, परमानेंटली उसको वार्निंग दी जा सकती है, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, और साथ ही साथ पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। तो ये सारे रेगुलेशंस और मेडिकल लिटरेचर सब डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को पता है। उसके बावजूद भी इस केस में ये ब्लंडर हुआ। फाइनली इस केस में आउटकम क्या निकला, इस मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जो चाइल्ड है वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गया, क्योंकि जब वो डायग्नोस हुआ तो पता चला कि उनका जो आरोपी है वो स्टेज 5 पर है। अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है और वो जो चाइल्ड है परमानेंटली ब्लाइंड हो गया। इस केस में बाद में जो मदर हैं उन्होंने 2007 में एक लीगल नोटिस इशू किया हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट, उस गायनोकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट, ऑर्थोपोलॉजिस्ट के अगेंस्ट जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था, सबके अगेंस्ट उन्होंने ये एक लीगल नोटिस इशू किया। और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेंट डाली। 14 जून 2007 में जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड किया, और साथ ही साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने इनको वार्निंग लेटर इशू किया है 14/12/2007 में हॉस्पिटल को। इस वजह से क्योंकि उन्होंने लेट मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए हैं। फाइनली उन्होंने जो केस फाइल किया है मदर ने वो 2007 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में फाइल किया मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का, जिसका फैसला सुनाया गया 2016 में, यानी कि 9 साल के बाद, और जिसमें कि फोरम ने डायरेक्ट किया हॉस्पिटल को कि वो 64 लाख का कॉम्पनसेशन देंगे। फिर को इन्होंने जो हॉस्पिटल है उन्होंने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील फाइल करी इसके अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगवाए और पढ़े तो उन्होंने कहा कि नहीं, और साथ में हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं हमने तो आरोपी चेक किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स में से तो ऐसी कोई सीटिंग नज़र नहीं आ रही है, ऐसी तो कोई दवाइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं जिससे समझ में आ रहा है कि आपने आरोपी परफॉर्म किया था, तो आप तो गलत बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो नेशनल कंज्यूमर फोरम का जो ऑर्डर है वो सही है, और जो कॉम्पनसेशन है हम बढ़ा रहे हैं 12 लाख और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मदर है इसको ज़िंदगी भर इस बच्चे को देखना पड़ेगा, ज़िंदगी भर इसके मेडिकल बिल्स देखने पड़ेंगे, ये एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है, इसको स्पेशल स्कूल भेजना पड़ेगा,
इतना लंबा जो केस चला है, उसने जो इतना केस के लिए लड़ा है, वो सब उसको करना पड़ेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है, इस वजह से उन्होंने और कॉम्पनसेशन बढ़ाया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक हॉस्पिटल वाइकेरियसली लायबल होता है वो सारे एक्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस से जो डॉक्टर करते हैं, वो सारे डॉक्टर कमिट करते हैं जो इन्हीं के हॉस्पिटल में एम्पैनल्ड हैं, एंगेज्ड हैं। क्योंकि ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब भी पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाता है तो इसलिए जाता है क्योंकि उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन होती है, इस होप और इससे जाता है कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान रखेंगी। अगर हॉस्पिटल अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसमें हॉस्पिटल की लाइबिलिटी बनती है कि वो जस्टिफाई करें कि आपने क्यों किया ऑन बिहाफ ऑफ देयर डॉक्टर्स। आप ये नहीं बोल सकते तो डॉक्टर ने किया था, हॉस्पिटल की क्या गलती, आप ये नहीं बोल सकते। इस केस में हमें लर्निंग क्या देखने को मिलती है? इस केस में हमें ये लर्निंग को मिलती है कि सबसे पहले अपने मेडिकल रिकॉर्ड, जब भी आप एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, मेक श्योर अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स आप सबसे पहले कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स अप टू डेट होने चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा से रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, जो आप लोग करते भी होंगे, कि एक ही डॉक्टर, कितना ही मर्जी अच्छा डॉक्टर, कितना मर्जी अच्छा हॉस्पिटल हो, कितना मर्जी आपको उस पर फेथ हो, बट एटलीस्ट 2 to 3 ओपिनियंस लीजिए। क्योंकि इस केस में अगर आप देखेंगे, हॉस्पिटल तो सबको मेडिकल लिटरेचर के तहत भी सब कुछ पता था और ये भी पता था उन्हें 72 घंटे में रिपोर्ट देनी है, सब कुछ पता था। देखिए, हमें मेडिकल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता, लेकिन आपस रिपोर्ट होगी तो आजकल तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि वो गूगल से किसी न किसी ऐसे कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, बेटर हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो यही कहूँगी कि आप अपने जो आपके घर में जो पेशेंट है उसे रेगुलरली उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट पर मत बैठिए, 2-3 ओपिनियंस और लीजिए, है ना। कहीं ये ना हो कि देर हो जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि टाइम पर अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा लॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेंगे, तो आपको पता होगा कि ये आपका राइट है कि आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ये आपके पास आपका राइट है कि आप इसके ऊपर सवाल उठा सकें। थैंक यू।